और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बता दूं, उसके पहले मैं मिजोरम पे आऊं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पे जब मोदी जी सवाल उठा रहे हैं, आडवाणी और वाजपेयी जी दोनों ने प्रदर्शन किए थे, जुलूस निकाले थे, डिमांड की थी आर्मी को भेजने की गोल्डन टेम्पल के अंदर। उसके बाद तमाम सारी घटनाएं हुई जिसकी चर्चा मैं करूंगा। नमस्कार, 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछला हफ्ता बेहद हंगामा खेज रहा। संसद के अंदर, संसद के बाहर अविश्वास प्रस्ताव पे बहस चली। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, बाकी नेताओं ने अपनी बात रखी और उसके बाद आकर प्रधानमंत्री ने इतिहास का सबसे लंबा भाषण, संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया। टीवी चैनलों को खुश होना ही था, धज्जियां उड़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आखिरी बाल पे चौका मार दिया, वगैरह वगैरह शीर्षक आए, आप सब ने देखा। लेकिन उसके साथ साथ कई घटनाएं और हुई। प्रधानमंत्री महोदय ने मिजोरम के इशू पर इंदिरा गांधी जी के समय लिए गए जो सेना का निर्णय था उस पर सवाल उठाया। सीआरपीसी एक्ट को बदलने की बात हुई और साथ साथ में चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं उनके निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले को दरकिनार करते हुए जो कमेटी बनती है उसको 3 सदस्यों की कमेटी बनाने और उसमें चीफ जस्टिस की जगह सरकार द्वारा मनोनीत मंत्री रखने की बात हुई, यानी कि चुनाव आयोग को पूरी तरह से कब्जे में रखने की बात हुई। और इन सबके बाद राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बवाल मचना था, उस पर भी बवाल मचा। तो आज प्रशांत से हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन सब के पीछे क्या है। नमस्कार प्रशांत। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रशांत, मिजोरम वाली घटना को लेके, जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में ये कहा कि मिजोरम की जनता पर इंदिरा गांधी ने बम गिरवाए थे। क्या था पूरा मामला वो, और सेना के उस निर्णय पर अब सवाल उठाने का क्या मतलब है? क्या कभी भी इतिहास में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल उठाया है? जी नहीं, प्रधानमंत्री ने 2 चीजें वहां पे कही हैं। मतलब उनका भाषण बड़ा लंबा चौड़ा था। उस भाषण के तमाम सारे बिंदुओं पे हम लोग अशोक कभी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने शुरू में उठा दिया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये इस पर चर्चा कम हो रही है और इसको समझना बहुत आवश्यक है कि मोदी साहब के दिमाग में क्या है। उन्होंने केवल मिजोरम के 1966 के एयरफोर्स के एक्शन पर या उनकी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया, 1984 के ब्लू स्टार पे। और हम सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बना वो फैसला। ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने स्टेट के फैसलों पर, ये कोई कांग्रेस या बीजेपी या जनता दल या कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले नहीं थे, ये इंडियन स्टेट के फैसले थे। इंडियन स्टेट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं पार्लियामेंट में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बता दूं, उसके पहले मैं मिजोरम पे आऊं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पे जब मोदी जी सवाल उठा रहे हैं, आडवाणी और वाजपेयी जी दोनों ने प्रदर्शन किए थे, जुलूस निकाले थे, डिमांड की थी आर्मी को भेजने की गोल्डन टेम्पल के अंदर। उसके बाद तमाम सारी घटनाएं हुई जिसकी चर्चा मैं करूंगा, उस पर आर्मी गई है। मैं मिजोरम की घटना को, क्योंकि बहुत चौंकाने वाली बात है, क्या वो राहुल गांधी अगर बार बार ये कह रहे हैं कि आर्मी को मणिपुर में भेजना चाहिए और आर्मी जो है वो निष्पक्ष तरीके से वहां पे काम करेगी, क्योंकि पुलिस की निष्पक्षता पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं। क्यों कहा प्रधानमंत्री ने ये? पहले तो उस घटना को हम जान लें कि क्योंकि लोग पिछले इतिहास में जाकर उन घटनाओं पे चर्चा नहीं करते हैं, और आप अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि मिजोरम की घटना पे एक अलग से वीडियो बनाएं। बिल्कुल।
गुलजारीलाल नंदा गृह मंत्री थे, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ दिन के लिए बने 2 बार, पंडित नेहरू और शास्त्री जी की मौत के बाद। लेकिन इंदिरा गांधी तब बनी थी प्राइम मिनिस्टर, यानी महीना भर भी नहीं हुआ होगा, मिजोरम में क्राइसिस चल रही थी और मिजो नेशनल फ्रंट ने 28 फरवरी 1966 को अपने लोगों के बीच में एक पर्चा बांटा कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करेंगे, और 1 मार्च को उन्होंने भारत से अलग एक मिजो नेशन की घोषणा कर दी। और घोषणा ऐसे ही नहीं की अशोक, उन्होंने मिजोरम के 250 से भी अधिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आइजोल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जे में कर लिया, उनको किडनैप कर लिया, टेलीफोन लाइनें काट दी, टेलीफोन एक्सचेंज उड़ा दिया। मिजोरम का देश के बाकी हिस्सों से नाता कट गया, कनेक्शन कट गया। किसी को नहीं मालूम था, भारत सरकार को भी नहीं मालूम था कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि लाइनें कट गई। एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति, कोई अफसर या जवान कर्मचारी, वो उसने किसी तरीके से वायरलेस भेजने में कामयाब हो गया सिलचर को, तब जाके देश को पता चला कि ये हो रहा है। और उसके बाद आर्मी के या डिफेंस के ऑपरेशंस वहां पे लॉन्च किए गए, और जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन जेरिको। तो ये ऑपरेशन जेरिको में हेलीकॉप्टर्स यूज हुए थे, और उन कैप्टिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनको छुड़ाने की कार्रवाई हुई थी। और जो लालडेंगा थे उस वक्त, उनका मंशा यही थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के जरिए वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने घोषित कर दिया था उसको चलाएं। उन्होंने ट्रेजरी को भी लूट लिया था। अब आप बताइए कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी होते तो क्या करते? वो शायद कहते कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने वाला है, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। अच्छा, जनरल सैम मानिकशॉ लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी अगुवाई में ये ऑपरेशन जेरिको हुआ था। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि फाइटर प्लेन इस्तेमाल हो गए थे, बहुत टारगेटेड उनके कैंप्स को, ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त करने का काम हुआ था पैराट्रूपर्स की तरफ से और हेलीकॉप्टर्स की तरफ से। और उनको कौन मदद कर रहा था? एक सेकेंड, मदद कहां से आ रही थी मिजो नेशनल फ्रंट को उस वक्त? उनको मदद आ रही थी ईस्ट पाकिस्तान से। उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान से और आईएसआई से उनको मदद मिल रही थी, सारे हथियार मिल रहे थे। वो हथियार बंद कब्जा मिजोरम पे हो गया था, टेलीफोन लाइनें कट गई थी, टेलीफोन एक्सचेंज उड़ा दिया गया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को कैप्टिव बना लिया गया था। तब ये सेना ने कार्रवाई की थी, जिसको मोदी जी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। मजेदार बात यह है प्रशांत कि यही सारे लोग नेहरू जी की आलोचना करते हैं कि हैदराबाद में सेना पहले क्यों नहीं भेजी गई, जूनागढ़ में सेना पहले क्यों नहीं भेजी गई, गोवा में सेना पहले क्यों नहीं भेजी गई, और उससे भी बुरे हालात में मिजोरम में सेना भेजी गई, तो आज जाके उसकी आलोचना कर रहे हैं। इन सब के पीछे है क्या? क्यों करना पड़ रहा है ये सब? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है। मैं इसके पहले जरा एक भूमिका इसकी बता दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सेना भेजी अकाल तख्त में 1984 में 1 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ। मैं पहले बता चुका हूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च होने के पहले आडवाणी, वाजपेयी, आरएसएस सब डिमांड कर रहे थे कि सेना भेजिए गुरुद्वारे के अंदर। वहां पे भिंडरावाला गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपा हुआ था। आप जम्मू कश्मीर पे बहुत अध्ययन करते हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम गुरुद्वारों पे पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तानी फोर्सेस की, खालिस्तानी उग्रवादियों की ट्रेनिंग चल रही थी। आईएसआई का खुला समर्थन था। क्यों किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार? केजीबी की तरफ से
बहुत स्पष्ट और स्पेसिफिक इनपुट्स थे हमारी एजेंसी रॉ को कि बड़े पैमाने पर पंजाब में इंसर्जेंसी और कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने की योजना है। तब ये किया गया था। और मुझे उस वक्त तो मैं टेलीविज़न दूरदर्शन आ चुका था और दूरदर्शन में कार्रवाई उनकी दिखाई जाती थी, मतलब खबरों में दूरदर्शन की। और मैं देखता था कि सेना के हमारे जो जनरल हैं, मुझे याद है कुलदीप बराड़ थे लेफ्टिनेंट जनरल, वो ब्रीफिंग करते थे। और जनरल कुलदीप बराड़ जब ब्रीफिंग करते तो मैं देखता था कि वो नंगे पैर हैं और सर पे वो स्कार्फ बांधते थे हरमिंदर साहब के अंदर खड़े होकर। तो आर्मी ने बहुत उसकी शुचिता को कायम रखते हुए कार्रवाई की थी, क्योंकि वहां से एंटी इंडिया ऑपरेशन चल रहे थे। अगर इसको ऐसे देख लें प्रशांत कि किसी मस्जिद से अगर इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हों और उसमें सेना या पुलिस चली जाए, तो क्या उस पर इतनी दिक्कत होगी मोदी जी को, या क्या मोदी जी नहीं भेजेंगे इसलिए क्योंकि मस्जिद में कैसे भेजना है? मुझे आश्चर्य है कि इस पे भी दिक्कत क्यों हुई जब आडवाणी, वाजपेयी और आरएसएस भी साथ था। मेरे दिमाग में कुछ, मतलब सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों किया। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की लाइन में भी नहीं आता है। हिंदू राष्ट्र की जो लाइन है वो डिफेंस फोर्सेस के मुखालिफ नहीं है। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर इतना बड़ा अपनी स्टेट के खिलाफ एक बयान दे रहे हैं। ये विद्रोही तेवर क्यों है? ये क्या है? ये कुछ पक रहा है जो हिंदू राष्ट्र से भी इतर है, जिसको अभी हम डिकोड नहीं कर सकते कि ये क्यों कहा है। क्योंकि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में सेना के प्रति अविश्वास पैदा करेंगे, सिखों के प्रति अगर आप सेना के प्रति अविश्वास पैदा करेंगे, जो चीज दफन हो चुकी है, तमाम सारे सिख अफसर और सैनिक सेना में हैं, जवान। और गालवन में जब कार्रवाई हुई है तो सिख ही जवान था जिसने कि कितने चाइनीज सैनिकों को मार के अपनी जान दे, उसकी भी जान चली गई। तो ये क्या है, क्या खिचड़ी मोदी जी के दिमाग में पक रही है? ये भी तो संभव है प्रशांत कि कुछ ना पक रहा हो, सिर्फ मणिपुर को डिफ्यूज करने के लिए इनको कहना था कि आपने ये किया है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि कह देते हैं फिर उसका कोई खास असर नहीं होता, आगे कुछ नहीं चलता है। नहीं, थोड़ा सा इसमें, मतलब मैं इसको इतना आसानी से, मतलब इतना इसको सिंप्लीफाई तरीके से नहीं वो कि केवल डाइवर्जन है, क्योंकि बहुत रिसर्च करके वो आइडल तक गए, 1966 तक गए, 1984 गए। तो एक इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा है, और ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड भारत की डिफेंस फोर्सेस और इंडियन स्टेट के फैसलों के खिलाफ है। हाँ, इस तरह के फैसले तो अंततः आर्मी ही लेती है। हाँ, आर्मी लेती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको पॉलिटिकल लीडरशिप की गो अहेड चाहिए होती है। बिल्कुल। तो ये स्टेट का फैसला है, कि सरकार का फैसला नहीं, इंडियन स्टेट का फैसला है। और इंडियन स्टेट के फैसले के विरुद्ध जाना इतने साल बाद और एक उसमें राजनीति लाना, ये मुझे एक बड़ी अजीब सी बात लग रही है। मैं इसमें बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता हूं कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र के भी आगे की कोई बात है। और हम ये जानते हैं कि इस वक्त जब मोदी जी शासन कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वो एक अफसरों का सिंडिकेट है। वो आप कई बार बता चुके हैं, इस प्रोग्राम में ही बता चुके हैं कि लगातार एक्सटेंशन मिल रहे हैं, नए लोगों को नहीं लाया जा रहा है उसमें। अब जो मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी, वो आज़ाद भारत के सबसे लंबे सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे जब वो रिटायर होंगे। तो तीसरी बार एक्सटेंशन उनको मिल गया। सारे एक सिंडिकेट बन गया अफसरों का, जिसको हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। वो अब इंडिविजुअल्स हैं। तो कुछ इंडिविजुअल्स के मार्फत ही देश चलाया जा रहा है। अब पार्लियामेंट आप देखिए, पार्लियामेंट में दोनों पीठासीन अधिकारियों का जो आचरण है वो बहुत सवाल खड़े करता है, और एक इशारा कर रहा है कि ये विपक्ष रहित अपोजिशन या पार्लियामेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि राघव चड्ढा बर्खास्त हो गए, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में नेता है। संजय सिंह पहले से बर्खास्त है, जो आम आदमी पार्टी के अपनी सदन में नेता है।
डेरेक ओब्रायन बर्खास्त हो गए, सस्पेंड हो गए। अधीर उसके बाद रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी हो गए। तो 3-3, 4-4 अगर बड़े नेताओं को आप सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है। बाकी जो कैमरा का मामला, माइक बंद करने का मामला, एक्सपंज करने का मामला, वो सब अपनी जगह है, वो सब तो है ही। मैं देख रहा हूं कि कोई एक ऐसी तरफ मोदी साहब जा रहे हैं जहां पे अपोजिशन नहीं है, जहां अफसरों का एक सिंडिकेट है, और जहां पे उन्होंने नया एलिमेंट अब जोड़ा है कि सेना को भी कटघरे में खड़ा करो। ये इसी क्रम में अगर देखें प्रशांत, इसी क्रम में देखें, चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो नया एक बिल लेके आया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करता है, तो वो भी इसी तरह का है कि आप अपना आदमी चाहते हैं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर उसमें होंगे ही, और प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित एक मंत्री महोदय होंगे, और एक विपक्ष का नेता होगा। तो जो भी चुनाव होगा 2-1 से आराम से वो जीत सकते हैं। अब एक ही पत्थर से इन्होंने दो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया है, सुप्रीम कोर्ट पे और इलेक्शन कमीशन पे। भारत के संविधान का आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन बनता है, और उसकी उसकी ब्रीफ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर वो सरकार के ही चुने हुए लोग होंगे? अब वहां पे अपोजिशन का नुमाइंदगी का मीनिंगलेस है, क्योंकि वो 2:1 हमेशा होगा। बिल्कुल। सरकार के दो पक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने उसमें से हटा दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। और क्या मंशा हो सकती है कि आप अपने आदमी को इलेक्शन कमीशन में बैठाएं? इसकी मंशा बड़ी साफ है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के दिमाग में कुछ और चल रहा है, जिसका खुलासा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जो चल रहा है उसके संकेत मुझे बहुत शुभ नहीं दिख रहे हैं। और मजेदार यह है कि हमेशा दावा किया जाता है कि सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 100 करोड़ जनता का समर्थन है, ये है वो है, फिर चुनाव आयोग का प्रमुख चुनाव आयुक्त अपने मन का क्यों चाहिए? जब इतनी जनता आपके साथ है तो कोई चुनाव आयुक्त हो आप बहुमत पा ही जाएंगे। जी, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है। देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के बाद और खासकर मैं कहूँगा कि जो 2023 शुरू होता है, और जब वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, वहाँ से मोदी जी की गाड़ी नीचे आना शुरू होती है। और फिर अमेरिका में जो हुआ, जिस तरीके से मणिपुर का मसला यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में आया, जिस तरीके से तमाम देश अब रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक मोदी जी का जो ऑरा था वो उसमें तो डेंट लग गया है जी। और अब सिर्फ और सिर्फ एक सिंडिकेट जो मैंने बताया, और एक मीडिया अपने पक्ष का, उसके जरिए ये शासन कर रहे हैं और अपने आप को स्थापित किया हुआ। अदरवाइज वो खुद हकीकत जानते, अगर हकीकत नहीं जानते अशोक, तो ये करने की आवश्यकता नहीं थी। वही। लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक विद्रोही प्राइम मिनिस्टर मुझे दिख रहा है, जो अपनी संस्थाओं के प्रति, संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति, संसदीय मर्यादाओं के प्रति, और अपनी सेना के कार्रवाइयों के प्रति भी विद्रोह की स्थिति तक पहुंच गया है। तो ये कोई आसान काम नहीं है इसको डिकोड करना। बहुत सारे बुद्धिजीवी इस पे नहीं लिख रहे हैं, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। बात करनी चाहिए कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डॉटेड लाइंस को अगर आप मिलाएंगे, जो एक तस्वीर उभर के आती है, वो तस्वीर अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही है मुझे। यही मामला है, जो बातें नहीं होती हैं वो बातें हो सकें, इसके लिए ही हम लोग ये शोज करते हैं। शो के बीच में एक बार मैं आपसे अपील ये ज़रूर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि लगातार हमारे शो चलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर संभव हो तो ज्वाइन, सुपर थैंक्स के ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप जिस तरह से भी चाहें हमारी मदद कीजिए। प्रशांत, मीडिया तक आप गए तो मीडिया पर ही मुझे सुबह मैं सोच रहा था कि सीएजी की रिपोर्ट 2014 में जब आई और पहले 12, 13, 14 में आई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। हर चैनल पर, जबकि सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन हर चैनल पर कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलने लगा, भ्रष्टाचार की बात चलने लगी, एक पूरा नया संगठन खड़ा हो गया, अन्ना दिल्ली में आ गए, क्या क्या हो गया।
उसी सीएजी ने, अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की जो सिग्नेचर योजना है जिस पर सबसे ज्यादा बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना, उसमें बड़ी धांधलियां पकड़ी हैं कि लाखों एक जो लाभार्थी हैं वो एक ही नंबर से रजिस्टर हुए और वो नंबर जो है वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस नंबर की कोई सिम ही नहीं है। उसके अलावा भी जो राम मंदिर के आसपास जो एक योजना चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार की बात आई। पेंशन के पैसों को प्रचार के पैसों में खर्च करने की, ये सब सीएजी की ही रिपोर्ट में आया, जो संसद के पटल पर पेश की गई, लेकिन उस पर कहीं बहस नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, केवल मीडिया जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मीडिया तो व्यापारियों का है, व्यापारी अपना हित देख रहे हैं, और मीडिया में खास विचारधारा के लोगों का जमावड़ा हो गया है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू समाज में या पब्लिक डिस्कोर्स या जनता के बीच में एक विमर्श जो है, वो केवल मीडिया नहीं पैदा कर रहा है, वो आप भी पैदा कर रहे हैं, मैं भी पैदा कर रहा हूँ, तमाम सारे और बुद्धिजीवी पैदा कर रहे हैं। तो वो जो बुद्धिजीवी, जिनको मोटे तौर पे सेकुलर बुद्धिजीवी माना जा रहा था अब तक, माना जाता है भी, बड़ी उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, कोई उसमें इतिहासकार है, कोई 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 कौन लोग है। ऐसी बात नहीं है अशोक की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन जो मिजोरम में हुआ या ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं, ये उनकी निगाह में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कुछ चीजों को आप अवॉइड कर रहे हैं या किनारे से होकर निकल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जिन खतरों को, लोकतंत्र के या संवैधानिक लोकतंत्र के खतरों को हम आप देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे होंगे। तो बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन कहीं तो हमसे हमसे आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, मुझे लगता है। जी, ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, और उनकी आवाज भी हमसे आपसे ज्यादा दूर तक जाती है। बिल्कुल। उनकी लंबी विश्वसनीयता बनी हुई है। तो लेकिन वो खामोश हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं। मैं लेख पढ़ रहा हूँ उन लोगों के जो आ रहे हैं, वो कुछ मतलब दाएं बाएं होकर निकल रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि कहीं या तो नियत में खोट है। मैं ये तो नहीं मान सकता कि समझदारी में कमी है, समझदारी में बिल्कुल हमसे आपसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी नियत में कहीं कोई गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ें समझ नहीं रहे। या मान लीजिए इनको हम हटा दें अशोक एक मिनट के लिए, मणिपुर जैसी घटना जिसके उस वीडियो में 2 महिलाओं की पूरी दुनिया हिल गई और उस पर संसद चर्चा कर रही है, और 1 घंटा 45 मिनट तक देश का प्रधानमंत्री चुटकुले सुना रहा है, मस्खरीपन कर रहा है। मतलब ये शब्द बड़े प्रधानमंत्री के लिए मुझे मुश्किल से कहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, जब वो आंखें मटका कर चुटकुले करा रहे हैं, अपने सांसदों से नारे लगवा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री नारे लगवा रहा हो। लोकसभा में उन्होंने नारे लगवाए, 3 बार लगवाए नारे। तो इसको तो कम से कम इस पे तो बात हो कि इतनी असंवेदनशीलता, या मतलब राहुल गांधी अगर कोई भी मुद्दा उठा दे, आपको राहुल गांधी से इतनी दिक्कत है कि राहुल गांधी कोई भी इशू पे बोले तो आप उसको उस पे एंट्री नहीं लेंगे या उस पे बात नहीं करेंगे। तो ये तो देश हित की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्पष्ट तौर पे मैं अशोक ये कह दूं कि बहुत सारे लोगों का देश हित से बड़ा हित जो है वो अपने पर्सनल हित या डर, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के या और तमाम सारे फैक्टर्स जो हैं ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और देश हित और संवैधानिक लोकतंत्र के हित पीछे चले गए। आपने जो बात की, राहुल जी की बात की आपने, राहुल जी ने इस बार संसद में भी भाषण दिया। ये भी एक मज़ेदार था कि उसके ठीक पहले उनको रीइंस्टेट कर दिया गया, आखिर में बंगला भी दे दिया गया। खैर, उन्होंने संसद में भाषण दिया और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ज़्यादा खुली थी क्योंकि संसद में जब वो बोल रहे थे तो जिस तरह का शोर हो रहा था, डिस्टर्ब किया जा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी बिल्कुल खुली हुई थी, और जिस तरह का मीडिया उनको कैप्चर करने आता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो सब जो शूट करके ले जाता है वो जाता कहाँ है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर तो दिखता नहीं है। तो आपको मैं चाहता हूं कि एक टिप्पणी आप करें, एक राहुल जी के पूरे भाषण पर आप एक टिप्पणी करें। देखिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया जी।
वो कह रहे हैं कि, और ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है, और ऐसा नहीं कि केवल राहुल गांधी से मैंने सुना है। मैंने मैंने 2 इंटरव्यू किए मणिपुर के मुद्दे पर, और एनी राजा जो कि हम्म, नेशनल वुमेन फेडरेशन की सेक्रेटरी जनरल है, उनका इंटरव्यू किया। वो वहाँ गई थी, वहाँ कुछ और पत्रकार गए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनसे बात की मैंने। तो जो राहुल गांधी ने कहा वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कहा वो बहुत गंभीर है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके सुरक्षा डिटेल में, यानी सुरक्षा घेरे में, मैत्री इलाके में अगर आप जा रहे हैं, कोई कुकी से सुरक्षा कर्मी होगा, हम उसको गोली मार देंगे। और यही बात उनको सुनाई पड़ी कुकी बाहुल इलाके में कि अगर आपके सुरक्षा घेरे में कोई मैत्री सुरक्षा कर्मी होगा, हम उसको गोली मार देंगे। यानी स्टेट का प्रेजेंस वहां नहीं है। 6 लाख से ज्यादा राउंड फायर एम्यूनेशन वहां मौजूद है, वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक मोर्टार हैं जो सुरक्षा बलों से छीनी गई या कहीं से स्मगल करके आई हैं युद्ध उनके। क्षेत्र बना हुआ है यानी। हाँ, एक गृह युद्ध की स्थिति है वहां पे, उसमें कोई डिनायल नहीं है। इस बात को अगर राहुल गांधी रेखांकित कर रहे हैं तो इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ राजीव अशोक जी, मैं बात कर रहा हूँ तमाम सारे बुद्धिजीवियों की, रिटायर्ड जजेस की। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जितना कर सकता था सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ अविश्वास तो जाहिर कर दिया कि सीबीआई के ऊपर उन्होंने एक अफसर बैठा दिया जो मणिपुर पे जांच हो रही है। मणिपुर की सरकार से कह दिया कि आप कम से कम 5 ऐसे अधिकारी रखें जो आपके स्टेट के ना हो। 3 पूर्व महिला जजों को वेलफेयर के काम को मॉनिटर करने के लिए लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अपना काम कर दिया बिल्कुल। और उसकी गंभीरता को समझ भी लिया। लेकिन हमारे बाकी बुद्धिजीवियों को, अगर राहुल गांधी इतनी गंभीर बात कह रहे हैं, तो ये देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम संपादकों को और लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही। मान लीजिए कि मोदी साहब, अमित शाह, बीजेपी एक दूसरे ट्रिप में है कि उनको राहुल गांधी से थ्रेट है, तो राहुल गांधी जो भी करेंगे उसका विरोध करना है। वो एक राजनीतिक स्टैंड है उनका राहुल गांधी के प्रति। लेकिन बाकी लोग भी ऐसा ही स्टैंड लेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि विपक्ष को मीडिया, प्रेस, बुद्धिजीवी हमेशा से गंभीरता से लेते रहे। अब पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोला, देखिए पार्लियामेंट में उन्होंने एक बहुत साफ तरीके से कहा कि आपने भारत माता की हत्या की है मणिपुर में। देखिए 2 बहुत वो बड़ी सोची समझी स्पीच थी। वो उन्होंने, राहुल गांधी जरूर कहा कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग से नहीं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिमाग से लिखी हुई स्पीच थी वो। उन्होंने आरएसएस बीजेपी के 2 सबसे बड़े पिलर्स पे हमला किया है। तो एक उन्होंने अशोक इनके राष्ट्रवाद पे हमला किया है, और दूसरा उन्होंने इन्हीं के हथियार को लेकर, यानी ये राम को राजनीति में लाते हैं, हाँ, तो रामायण का प्रसंग लाकर उन्होंने जो है मोदी साहब पे जो हमला किया है कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई थी, लंका रावण के घमंड ने जलाई थी। और मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे उन्होंने उठाए मुद्दे और 2 ऐसे उदाहरण लिए हैं जिसके उन्होंने 2 बड़े जो पिलर्स हैं बीजेपी आरएसएस के, उसकी तरफ हमला किया है। और मुझे लगता है कि देखिए इस तरीके का इशारा इंडिया गठबंधन की तरफ है कि इंडिया गठबंधन की आगे की राजनीति क्या होगी। तो ये मुझे राहुल गांधी की स्पीच के 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट लगे। और मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह दूं अशोक एक बार फिर कि ये दिल की दी हुई स्पीच नहीं थी, ये बहुत दिमाग से की लिखी हुई स्पीच थी जो राहुल गांधी ने बोली। हालांकि उनका लहजा बड़ा आक्रामक था और इमोशनल था, भावनात्मक था, लेकिन वो बहुत दिमाग से लिखी हुई और बहुत स्ट्रेटेजिक स्पीच थी वो।
इसीलिए शायद उसका जवाब देने की जगह वो फ्लाइंग किस और किन किन चीज़ों में उलझाने की कोशिश की गई, क्योंकि उसका जवाब था नहीं। जी बिल्कुल। और वो मतलब उस पर चर्चा भी क्या करनी है। नहीं नहीं, उस पर हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, हम गंभीर पॉलिटिकल चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो अगर इस पूरी स्थिति को लेके एक बार देख लिया जाए और अगले साल चुनाव होने हैं, तो आप अभी हाल में किन चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं अगले महीने 2 महीने में, कि किस तरह के चेंजेस हमसे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मणिपुर का जो मामला हुआ है, जिस तरीके से लोकसभा का सत्र चला है, जो मुद्दे उठे हैं, और सबसे बड़ी बात इंडिया एकदम, आप कहें कि कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप देखिए, गोदी मीडिया ये कहता है नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के बयान आ रहे हैं, स्टालिन के बयान आ रहे हैं, फिर गोदी मीडिया ने चलाया पवार के बारे में। अरे भाई, पवार साहब के इंगेजमेंट की वजह से इंडिया गठबंधन की मुंबई की मीटिंग की डेट दोबारा तय की गई है, बिल्कुल। क्योंकि वो दौरे पर थे। जयंत चौधरी पे सवाल उठाया, उनकी पत्नी बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे लग रहा है जिस तरीके की हताशा स्पीच मोदी जी की थी, और वो विधानसभा के चुनाव में उसका बड़ा असर हमको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि विधानसभा के जो 4 विधानसभाओं के इलेक्शंस आने वाले हैं विंटर्स में, और अगले विंटर सेशन के आसपास होंगे या उसके पहले होंगे, उन विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन 4 विधानसभाओं में शायद ऐसे रिजल्ट आए जिसकी हम लोगों ने उम्मीद भी ना की हो। तो वो सेट करेगा मोमेंटम 2024 का। और एक आखिरी बात और ही मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, अब नया एक उन्होंने सेना को भी जोड़ दिया, ये जो चीजें जमा हो रही हैं मोदी जी के खाते में, ये 2024 का रास्ता भी तय करेंगी। बहुत सारी फोर्सेस, पर्दे के पीछे काम करने वाली फोर्सेस जो है, वो अपना क्या काम करती हैं हमको पता नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक विमर्श जरूर पैदा हो रहा है तमाम लोगों में कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो मोदी साहब को उस तरीके का समर्थन जैसा कि मिलता रहा है, वो नहीं मिला। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं मोटा मोटा आपको दे दूं कि जैसे उद्योगपति अब नहीं बोल रहे हैं कोई कि बहुत ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर, अडानी साहब के ऊपर इतना बड़ा कुफ्र गिर गया, किसी उद्योगपति ने उनकी बचाव में, कोई उद्योगपति नहीं आया। सरकार आई, उद्योगपति नहीं आया, सेबी आया, उद्योगपति नहीं आया। तो धीमे धीमे क्या हो रहा है कि मोदी साहब का जो एक ऑरा था, एक पर्सनालिटी थी, वो डेंड हो रही। और ये जो चुटकुले हुए हैं 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा मणिपुर के सवाल पर, ये बहुत से लोगों को उद्वेलित कर रहा होगा। भले ही कोई आपकी हमारी तरह कह ना पाए इतना साफ साफ आके, लेकिन उद्वेलित तो कर रहा है लोगों। इतिहास, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ा मज़ेदार और बड़ा बेरहम मरहला है। सत्ता पर पूरी तरह से कब्जे की कोशिश, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश, विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश, ये नई नहीं है। हाल फिलहाल का अगर इतिहास पिछले 50-60 सालों का देखें तो गद्दाफी से लेकर स्टालिन तक, स्टालिन से लेकर माओ तक, और घूमते फिरते इस तरह के तमाम एग्जाम्पल हमको इतिहास में मिल जाते हैं। और ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि कैसे कई बार ये निर्णय जो लिए तो इसलिए जाते हैं कि सत्ता हमारे हाथ से कभी ना जाए, आपके ही खिलाफ पड़ जाते हैं, और जनता के ऊपर जो कहर टूटता है वो तो बहुत ही लाजिम है।
तो ये जो पूरा का पूरा तरीका है जिसमें एक सिंडिकेट द्वारा सत्ता चलाई जा रही है, मणिपुर की इतनी भयानक घटनाओं पर चुप्पी साधी गई है, उसे अपने आप होने दिया जा रहा है, या फिर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सेना, सारी संस्थाओं को किनारे करने की कोशिश की जा रही है, ये खतरनाक संकेत देती है। प्रशांत ने बहुत डिटेल में बताया कि इसके खतरनाक संकेत क्या क्या हो सकते हैं, खतरनाक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए इसके खिलाफ बोलना, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। जो लोग भी ये वीडियो हमारे देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि 2 मिनट रुक के सोचें, क्योंकि ये देश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। ये देश हमारा और आपका भी उतना ही है। इस देश के भविष्य के साथ हमारा और आपका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगले शो में हम और बातें करेंगे। अगले शो में अगले हफ्ते की जो पॉलिटिकल घटनाएं होंगी उन पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे शो में आने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पर। नमस्कार।